हेलो दोस्तों, मैं इसका एक और पार्ट लेकर आ गया हूँ। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। हम जियोंग को देखते हैं जो घर से बाहर आया होता है और कहता है, तुम क्या कह रहे हो? क्या असली मोंग गया गाबोन और गार्ड गाम मुझे स्टेट इन के रूप में स्थापित करना चाहते थे और पहले जन्मे बेटे को मोकी योंगू को आगे बढ़ने दो ताकि हम एक दूसरे को मार डालें। गार्ड जो कहता है, हाँ आपने ठीक कहा। एक बंदे की फोटो देखते हैं और उसके बारे में पता चलता है। फर्स्ट बॉर्न मोके योंगो 20 वर्ष की आयु, उसके बाएं गाल पर एक जन्म चिन्ह है। उसे शराब पीना और स्त्रीलिंग करना इस हद तक पसंद है कि वह कम से कम हर दूसरे दिन शराब खाने जाता है। वह 4 भाई बहनों में सबसे कम सक्षम है और लालची और क्रूर है। दूसरा, मोके युनपेयोंग 18 वर्ष की उम्र। वो अपनी माँ से मिलता जुलता है और उसकी आंखें तेज हैं, चतुर और धूर्त है और कौन जानता है कि परिवार का स्वामी बनने के लिए वह क्या कर सकता है। इन दोनों को एक जगह बुलाना और वहाँ एक मुझे बिठाना, मोक युनपियोंग को उकसाना और उससे मुझे को मरवाना, और जब वह नकली को मारने के बाद सुस्त हो जाता है तो पहला बच्चा उसकी पीठ पर वार करेगा और वे एक दूसरे को मार डालेंगे। इस तरह इस बात की परवाह किए बिना कि कौन रहता है, ऐसा हो जाता है कि 2 भाइयों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश की और उन्हें वारिस के रूप में हटा दिया जाएगा। फिर मोके ग्योंगवून के पूरी तरह से ठीक दिखने के बाद वो आसानी से बढ़त हासिल कर लेगा। जियोंग ये बात अपने मन में कहता है, लेकिन मेरे द्वारा मोक गायो गाबून को मारने के बाद एक परिवर्तन सामने आया। गार्ड जो कहता है, लेकिन युवा मास्टर आप महाराज के पास जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जियोंग कहता है, मैंने सुना है कि महाराज की जीवन और मृत्यु मेरे से संबंधित है, इसलिए मैं उनके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ। गार्ड जो कहता है, लेकिन अगर ये बात गार्ड को पता चल गई कि आप महाराज के कमरे में गए थे तो? जियोंग कहता है, क्या आप मेरे लिए इस बात को छुपा नहीं सकते? गार्ड को हो जान, अगर आप छुपाएंगे तो आपका मेरे ऊपर एक एहसान हो जाएगा। ये बात सुनकर तो गार्ड जो भी हिल गया होता है। हम लोग चुड़ैल को देखते हैं जो किसी का इंतजार कर रही होती है। चुड़ैल के सामने देखते हैं कोई बंदा आ रहा होता है। हम इस बुड्ढे को देखते हैं, इस बुड्ढे का नाम होता है, ये बुड्ढा एक समन है और इसका नाम मायो सिंह है, कि मैं इसे बुड्ढा ही कहूँगा। चुड़ैल उस बुड्ढे को देखती है और कहती है, मैंने सुना है कि समन मायो चमत्कारी हैं, इसलिए मैं तुम पर एक बार भरोसा करूंगी। बुड्ढा कहता है, धन्यवाद, ये रहस्य बीमारी जितनी लंबे समय तक रहेगी उसका राज उतना ही कमजोर होता जाएगा। फिर कृपया मुख्य भवन से 30 कदम की दूरी पर रहने वाले सभी लोगों को जाने के लिए कह दीजिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। चुड़ैल कहती है, जो तुम मुझे बता रहे हो मैं ये सब पहले ही कर चुकी हूँ। प्रवेश द्वार की सुरक्षा करने वाले गार्ड के अलावा बाकी सब चले गए हैं। बुड्ढा कहता है, आपको सभी लोगों को छुट्टी देनी होगी मैडम। कहती है, तुम भूले तो नहीं हो कि मैंने तुमसे क्या पूछा था, है ना? बुड्ढा कहता है, बिल्कुल भी नहीं। बुड्ढा आगे बढ़ जाता है और चुड़ैल अपने रास्ते निकल जाती है। चुड़ैल जाते हुए कहती है, यदि तू उसको ढूंढ लेता है तो मैं तुझे तुरंत ही 300 चांदी के सिक्के दूंगी। बुड्ढा शुक्रिया अदा करता है। चुड़ैल कह रही होती है, जब तक मैं तुम लोगों को ना बुलाऊं तब तक यहाँ मत आना। तीनों गार्ड कहते हैं, यस ठीक है मैडम। चुड़ैल मन में कहती है, मैं शर्मिंदगी जैसी असहाय चीज पर विश्वास नहीं करना चाहती। जगह पर आती है और वहाँ कोई बंदा प्रैक्टिस कर रहा होता है। चुड़ैल किसी तरफ देखती है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। हम एक लड़के को देखते हैं जो वहाँ प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके बारे में बताया जाता है, ये चौथा बेटा है, इसका नाम मोकी यूचुन है। और चुड़ैल वहाँ से घूमती है और जाने लगती है इरिटेट सा फेस बनाकर और मन में कहती है, मैं गिसा के साथ बेवकूफी करना समझ सकती हूँ। उस नीचे व्यक्ति को मैं बिल्कुल भी जायदाद का हकदार नहीं बनने दूंगी। ऐसा है जिसे मैं माफ नहीं कर सकती। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और जियोंग वहाँ पर आ जाता है। जियोंग चुड़ैल को देख लेता है और कहता है, ये कौन है? जियोंग कहता है, अच्छा तो ये मोक यूनचुन है। गार्ड जो कहते हैं, वह महाराज का चौथा बेटा है, ऐसा लगता है कि मार्शल आर्ट की टीचिंग ले रहे हैं। जियोंग मन में कहता है, क्या वह वही है जिसके पास उत्कृष्ट मार्शल आर्ट कौशल है लेकिन वो प्रैक्टिस में आलसी नहीं है और उसका चरित्र महाराज जैसा मिलता जुलता है? ये उसे सबसे अधिक अनुग्रह प्राप्त हो रहा है, लेकिन मार्शल आर्ट सीखने का कोई सही तरीका है? गार्ड जो चौंक जाता है और कहता है, वह अपने निचले शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए और स्टेप इस्तेमाल करता है। जियोंग कहता है, अच्छा तो ऐसा है गार्ड जो, मैं मार्शल आर्ट सीख लूँ तो क्या मैं गार्ड काम को मार सकता हूँ? ये बात सुनकर तो गार्ड जो भी हिल गया होता है ऊपर से नीचे तक। बेचारे को बहुत गंदा शौक लगा होता है। क्या तूने मेरी बात नहीं सुनी? मैं पूछा, अगर मैं मार्शल आर्ट सीखना चालू कर दूं तो क्या मैं गार्ड काम को जान से मार सकता हूँ? गार्ड जो अपने मन में कहता है, क्या इस कमीने को पता चल गया है कि हम इसे काम होने के बाद मार डालेंगे? मैं जानता था कि गार्ड काम चतुर है, लेकिन ये कमीना गार्ड काम से भी ज्यादा चतुर है। युवा मास्टर मार्शल आर्ट की मूल्य बात आंतरिक प्रशिक्षण मानी जा सकती है। फिर हमें यहाँ मार्शल आर्ट के बारे में पता चलता है। दूसरे शब्दों में, प्रकृति की ऊर्जा को आंतरिक रूप से शुद्ध करने के लिए तुगु नेक्सिन का उपयोग करना और आंतरिक क्यूआई इकट्ठा करें।
एक बार जब आप आंतरिक QE जमा कर लेते हैं तो आप मजबूत हो जाते हैं। ताकि आंतरिक QI कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक दिन में इकट्ठा कर सकते हैं। यदि आप मार्शल आर्ट सीखते भी हैं तो इस समय गार्ड काम जैसे प्रभावशाली मार्शल आर्टिस्ट को हराना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके पास आपसे 30 साल की ज्यादा QI है। जियोंग कहता है लेकिन समय से ज्यादा काम करना कठिन होगा। गार्ड जो कहता है आपने ठीक कहा। जो नाक पे उंगली आगे पीछे करते हुए मन में कहता है तुम इसे अपने पूरे जीवन में भी नहीं कर पाओगे। अधिक प्रशिक्षण करने के लिए एक सामान्यवादी होती है। आपको अपने अंदर की QI को ट्रेन करने के लिए 5 से 6 साल की उम्र के बीच में आपको शुरुआत करनी होती है, और यदि ऐसा नहीं कर पाता है कोई तो असुधात ऊर्जा जमा हो जाती है। तो चाहे आप कुछ भी करें, अंदर QI को इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा कठिन होगा। इसका मतलब है कि आप अपने अंदर QI को कभी भी इकट्ठा नहीं कर पाओगे। जियोंग को देखते हैं जो वहीं रुक गया होता है। गार्ड जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा होता है। गार्ड जो मन में कहता है मैं समझ गया, आप प्रयास जरूर कीजिए। अगर तुम ऐसा करते भी हो तो बस एक कुएं के मटके जैसे ही रह जाओगे। जियोंग फिर गार्ड जो की तरफ मुड़ जाता है और अपना हाथ गार्ड जो के मुंह के पास ला रहा होता है। जियो अपना हाथ गार्ड जो की आंखों की पुतलियों के पास लाकर रोकता है और आंखों की पुतलियां खींचने लग जाता है और फिर छोड़ देता है। गार्ड जो जियो की हाँ में हाँ मिलाकर उसके साथ चलने लग जाता है। गार्ड जो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जियोंग यहाँ पर अपने मन में सोचता है तो क्या गार्ड काम को मारना असंभव है। गार्ड काम को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है और गार्ड काम को अपने पाले में लाना ये बहुत मुश्किल है। गार्ड जो कहता है ऐसे भी यहाँ से जल्दी निकल जाना ही सबसे अच्छा हो। सबसे युवा मास्टर असली युवा मास्टर को नापसंद करते हैं। हम दोनों के बीच में कुछ हो गया है क्या? 2 साल पहले असली युवा मास्टर ने सबसे छोटे मास्टर की माँ को उन्होंने अश्लील कुतिया कहा था और उसे फिर बहुत बुरी तरह से पीटा भी गया। जियोंग इस बात पर हंस रहा होता है। जियोंग कहता है छोटा बेटा काफी अच्छे स्वभाव का है। उसने अभी भी उसे और उसके चारों अंगों ब्रेक करके रखा है ना। उसे अपने हाल पर छोड़ दो, चलो चलते हैं। हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। हम उसी बुड्ढे को देखते हैं जिसने कई सारे धागे बांधे होते हैं, वो भी महाराज के हाथ पैरों में, और उसके सामने खड़ा हुआ होता है। सारा का सारा जहर उसके सीने की तरफ खिंच रहा होता है। बुड्ढा देखता है, मन में कहता है मैंने सोचा था कि ये लात के लक्षण है, लेकिन इसमें निर्विवाद रूप से जानलेवा ऊर्जा है। जानलेवा ऊर्जा जिसे एक सामान्य व्यक्ति पहले ही खा चुका होगा। इसे सहने के लिए वो सचमुच में एक मार्शल आर्ट का कलाकार है, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया है। 50% संभावना है कि ये जीवित हो जाए। खैर छोड़ो, मुझे बस वही करना है जो मुझ पर सौंपा गया है, इसलिए मुझे इसकी परवाह नहीं कि वह जिंदा रहे या मर जाए। बुड्ढा एक कागज निकालता है, मंत्र बोलते बोलते उस कागज पर कुछ लिख रहा होता है। आप मंत्र सुन लो। इंद्र का राजदंड। आज स्वर्गीय राजाओं को श्रद्धांजलि। दुष्ट भूतों का अनुकरण करें, दुष्ट भूतों का अनुकरण करें। बुद्ध के प्रति आकांक्षाएं। गैर शुभ दिनों में सांस न लें। सभी भूतों की पोशाक मैं सिखाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं उन्हें धर्म सिखाने और उन्हें कष्ट से बचने में मदद करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। राजा को देखते हैं जिसके सीने पर हुआ के कागज लग गया होता है। राजा के सीने में से बहुत सारी एनर्जी निकलने लग जाती है। कुछ हैंड साइंस बनाता है और कहता है बीमारी मन की शक्तिशाली महान सेनापति जो धर्म की रक्षा करता है। रूपांतरित स्वर्ण पिंड की विस्मयकारी अभिव्यक्ति। बुद्ध का स्वर्ण और शुद्ध शरीर वज्रपानी, धर्म जल क्रिस्टल, तांबा और लोहे की बेड़ियों और जंजीरों का रक्षक। मुंह के नीचे 4 जल दानव राजा, विभिन्न उच्च देवता, स्वर्गीय दरबार। बुद्ध की शिक्षाएं एक लौह किला है। प्रबोधन बुद्ध प्रकट हुए हैं। धर्म की रक्षा, सच्चा बौद्ध समारोह, धर्मपाल की तेजी। बुड्ढे के पीछे गेट खुल जाता है। जैसे ही गेट खुलता हुआ देखता है तो एकदम चौंक जाता है और मन में कहता है क्या कोई अंदर आ रहा है? क्या ये मैडम है? नहीं, अगर मैं इसके पीछे मुझे कोई परेशान करेगा। उसके शरीर में बहुत जोर की एनर्जी निकल रही होती है, जिसकी वजह से वो बुड्ढा भी पीछे गिर गया होता है। सीधा गेट में जाके भरता है और वहाँ पे जियोंग और गार्ड जो आ जाते हैं और बुड्ढे को संभालते हैं और कहते हैं तुम ठीक तो हो? जियोंग आगे बढ़ रहा होता है और कहता है अरे हाँ, देखो वो रही महाराज, देखो वो लेटे हैं बेड पर। जियोंग अपने नकली बाप के पास जाता है और कहता है नमस्ते महाराज। जियोंग का नकली बाप कुछ नहीं बोल रहा होता है, चुपचाप लेटा पड़ा होता है और जियोंग भी चुपचाप होता है। जियोंग मुस्कुरा रहा होता है अपने नकली बाप को देखकर। दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। जाने से पहले कह देता हूँ, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं इसका एक और एपिसोड लेकर आ गया हूँ। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। बुड्ढा कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके बेटे हो या कोई और, लेकिन यहाँ से जल्दी बाहर निकलो। गार्ड जो कहता है अरे बुड्ढे, तू है कौन जो हमें बाहर निकालेगा यहाँ से? जियोंग को देखते हैं जो अपने बाप के शरीर के पास खड़ा होता है और कुछ सोच रहा होता है। दोबारा कहता है जानलेवा ऊर्जा के कारण रहस्यमय बीमारी को नियंत्रित करने के मेरा प्रयास विफल हो गया है। जानलेवा ऊर्जा उस राजा के शरीर को खराब कर देगी। गार्ड जो को देखते हैं जो कहता है घातक ऊर्जा, क्या तुम एक किमियांगर हो? तुम यहाँ से बाहर जाओ।
इससे पहले कि चीजें गलत हो जाएं। राजा कुछ कहता है और जियोंग और गार्डजो और वो बुड्ढा देखने लग जाते हैं राजा को। इस राजा की आंखें बकरे की तरह लाल हो गई होती हैं और बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है और वो राजा एकदम से ही हवा में उड़ने लग जाता है, वही बहुत डरावने अंदाज में। बुड्ढा कहता है तुम दोनों मेरी मदद करो और उसे टाइट से पकड़ के रखना ताकि वो जो उस पे तार बंधे हुए हैं उन्हें तोड़ ना दे। गार्डजो कहता है क्या कहा तूने बुड्ढे कि हम उसे पकड़ के रखें। राजा बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है, वो भी दुनिया भर का। जियोंग और गार्डजो उसको बहुत टाइट की पकड़ लेते हैं और वो बुड्ढा आता है उसके ऊपर तलिस्मान लगा देता है। बुड्ढा मंत्र बोलना चालू करता है। यह आकर्षण भीतर की बुरी आत्मा पर काबू पा लेगा। भीतर की बीमारी को ठीक करो और सभी बुराइयों को निगल जाओ। तलिस्मान लगने के बाद जियोंग का बाप बहुत तेज चिल्ला रहा होता है। जियोंग का बाप गार्डजोंग का हाथ पकड़ लेता है, वो भी बहुत टाइट करके, और फिर जियोंग का बाप गार्डजोंग का हाथ तोड़ देता है। गार्डजोंग दर्द के मारे रोने लगता है और कहता है अबे इस बुड्ढे की तो इसने साले ने मेरा हाथ तोड़ दिया, अबे छोड़ मेरा हाथ। जियोंग का बाप और ज्यादा बिलबिला रहा होता है। बुड्ढा कहता है उसे टाइट से पकड़े रहना, अगर दुष्ट आत्मा आप लोगों पर भी हावी होने की कोशिश करे तो आप लोग भी खतरे में आ जाएंगे। राजा के हाथ पर एक पैरासाइट जैसी कुछ चीज कोई चल रही होती है जिसे गार्डजोंग देखकर घबरा गया होता है और रोने लग जाता है और कहता है मम्मी रे मुझे बचा लो, ये साला कीड़ा कहीं मेरे को भी रहस्यमय बीमारी ना कर दे। वो कीड़ा गार्डजोंग के हाथ पर आने की कोशिश कर रहा होता है और गार्डजोंग यहाँ कपकपा रहा होता है और रो भी रहा होता है साथ में। जियोंग आता है और अपनी तलवार से अपने बाप का हाथ काट देता है। जिस हाथ ने गार्ड जियोंग का हाथ पकड़ रखा था वही हाथ उड़ा देता है और वो पैरासाइट उल्टा भाग रहा होता है जियोंग के बाप की तरफ। जियोंग उस कीड़े को देख लेता है। जियोंग इवल सी हंसता है, बाप की तरफ बढ़ने लग जाता है। गार्ड जो कहता है युवा मास्टर रुक जाइए, आप ऐसा मत कीजिए। जियोंग सीधा जाके कंधा ही उड़ा देता है। गार्ड जो इतना खून दे के घबरा गया होता है, मन में कहता है ये साला पागल हो गया कमीना। राजा का बाजू भी कट के गिर जाता है, वो भी उस पैरासाइट के साथ। बुड्ढा आता है और उसी हाथ पर तलिस्मान लगा देता है। गार्ड जो खून रोकने की कोशिश करता है। दोनों को देखकर बुड्ढा अपने मन में कहता है मैं अपना काम करने में असफल हो गया हूँ और इस राजा ने अपना हाथ तक खो दिया है। ये सारा दोष मुझ पर आए इससे पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। जियोंग बुड्ढे की गर्दन पर तलवार रख देता है। बुड्ढा तलवार देखकर हैरान हो गया होता है। बुड्ढा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसकी गर्दन पे तलवार रखी होती है, वो भी जियोंग। गार्ड जो कुछ बोलने जा रहा होता है लेकिन जियोंग उसे चुप करा देता है। कहता है क्या यही कारण है कि महाराज की स्थिति खराब हो रखी है। बुड्ढा कहता है अबे तू क्या चूतिया है, तुझे दिख नहीं रहा कि इस पैरासाइट ने तेरे बाप के शरीर में कब्जा कर रखा था। वो पैरासाइट अभी खत्म नहीं हुआ है, तेरे बाप को वो पैरासाइट अभी भी मार सकता है, इसके लिए कोई भी समय नहीं है। क्या आप भी अपने बाप को मरवाना चाहते हो? बुड्ढा मन में कहता है धत तेरी की, अब तो मैं फंस गया। जियोंग कहता है बुड्ढे क्या तू मेरे बाप को मारने के लिए आया था? मुझे ये बता वो कौन है जिसने तुझे पैसे दिए थे मेरे बाप को मारने के लिए? क्या कहता है बस आपको एक गलतफहमी हो रही है और कुछ भी नहीं। मेरी तलवार तेरी गर्दन के बिल्कुल करीब है। बुड्ढे अगर तू जीना चाहता है तो मुझे सच सच बताइए कि कौन था वो? ये काम करने के लिए मुझसे महारानी ने कहा था। उनने कहा था कि अगर महाराज की जान भी चली जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। महारानी ने मुझसे कहा था कि दुष्ट आत्मा का उपयोग कर गुप्त मनोबल और राजा की मोहर का पता लगा। जियोंग कहता है राजा की मोहर। गार्ड जो चुड़ैल के बारे में सोच रहा होता है वो भी अपने मन में और कहता है उसने अपना पहला कदम उठा लिया है। अगर हम यहाँ नहीं आते तो पहला बेटा राजा की जगह ले लेता। युवा मास्टर हमें महाराज को बचाना होगा। गार्ड जो अपने मन में कहता है मुझे पहले बेटे को जागीर का मालिक बनने से रोकना होगा, ना तुम्हें राजा की पहली बीवी मारने की कोशिश करेगी। जियोंग कुछ सोचते हुए कहता है में आता है क्योंकि मैंने उसकी योजना में टांग अड़ाई है। जियोंग अपनी तलवार हटा लेता है वही उस बुड्ढे की गर्दन से और कहता है जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया। बुड्ढा दोनों की तरफ देखता है और कहता है अगर हमने और कुछ करने की कोशिश की तो राजा की जान खतरे में आ जाएगी। लेकिन जियोंग फिर भी कहता है चल वे बुड्ढे जल्दी कर। गार्ड जो कहता है अबे इसकी खोपड़ी में चल क्या रहा है, ये साला क्या प्लान कर रहा है। बुड्ढा एक गुड़िया निकाल लेता है जिस पर एक कागज लगा हुआ होता है। बुड्ढा कहता है अगर तुम्हारे पिता एक बार बुरी आत्मा के संपर्क में आ गए तो तुम्हारे पिता मर भी सकते हैं, इसलिए मैं इस गुड़िया को तुम्हारे पिताजी से जोड़ दूंगा। तुम्हें ऐसा करना होगा कि तुम वो दुष्ट आत्मा तुम्हें ही राजा समझे। बुड्ढा उसी कटे हुए हाथ पर उस गुड़िया को रख देता है। बच्चे मैं अब शुरू कर रहा हूँ। बुड्ढे ने दोबारा से मंत्र पढ़ना चालू कर दिए होते हैं। आप मंत्र का मजा लो। पृथ्वी और स्वर्ग में महान विपत्तिपूर्ण परिवर्तन, आत्मा को आगे बढ़ने दो। इस प्रकार एक सील और 6 एकाग्रता की समाधि आती है। 5 बुद्धियां ऐसी शरण स्थली हैं जिन्हें देवता और राक्षस समान रूप से हानि नहीं पहुंचा सकते। इस अनुष्ठान के प्रभाव को जल्दबाजी में प्रकट होने दें। 5 बुद्धियां ऐसी शरण स्थली हैं जिन्हें देवता और राक्षस समान रूप से हानि नहीं पहुंचा सकते।
इस अनुष्ठान का प्रभाव जल्द ही प्रकट हो। मंत्र पढ़ने के बाद बुढ़ा अपने मन में कहता है, जानलेवा ऊर्जा बहुत ज्यादा प्रबल है। अगर मैं किसी भी तरह की जल्दबाजी करूंगा तो उस दुष्ट आत्मा की मौत हो जाएगी। बुढ़ा जियोंग को देखता है, मन में कहता है, लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता भी है कि ये बच्चा मेरी बात भी सुने? मैं अब क्या करूँ? मुस्कुराता है, कहता है, युवा मास्टर, अब मैं दुष्ट आत्मा को प्रतिबंध करूंगा, लेकिन आपके गार्ड का यहाँ रहना ठीक है। गार्ड जो मन में कहता है, मुझे लगता है कि ये सुनना मेरे लिए अजीब है। जाते हुए कहता है, मैं अपने आप से अब माफी मांगता हूँ, फिर मैं शुरू करता हूँ। बुढ़ा मंत्र पढ़ता है, आप मंत्र के मजे लीजिए। पृथ्वी और स्वर्ग में महान विपत्तिपूर्ण परिवर्तन, आत्मा को आगे बढ़ने दो। इस प्रकार एक सील और 6 एकाग्रता की समाधि आती है। 5 बुद्धियां ऐसी शरणस्थली हैं जिन्हें देवता और राक्षस समान रूप से हानि नहीं पहुंचा सकते। इस अनुष्ठान के प्रभाव को जल्दबाजी में प्रकट होने दें। राजा की जो अंदर आत्मा होती है वो कहती है, मुझे कौन बाहर बुला रहा है? बुढ़ा भागता है और कहता है, इस अनुष्ठान को जल्दबाजी में प्रकट होने दें और मेरे फर्श पर ध्यान दें। बुढ़ा कहता है, इस अनुष्ठान को जल्दबाजी में प्रकट होने दें। मुझे बताओ कि राजा की नियम बलि और मोहर कहाँ है? राजा के अंदर जो आत्मा होती है वो कहती है, औषधि हॉल, भूमिगत, अतीत, सामने पत्थर दरवाजा। जियोंग और बुढ़ा सीरियस हो जाते हैं और उस आत्मा की बात सुनते हैं। आत्मा कहती है, मेडिकल हॉल के नीचे एक भूमिगत पत्थर के पीछे। उस गुड़िया को वो आत्मा बहुत टाइट करके दबा देती है। फिर वो आत्मा उन तारों पर चलने लग जाती है जो तार बुढ़े ने बिछाए थे और बुढ़ा जियोंग से कहता है, युवा मास्टर, तुम क्या कर रहे हो? इस जल्दी से इस रस्सी को काटो। जियोंग अपनी तलवार उठाता है। दुष्ट आत्मा महाराज के ऊपर काबू करने की कोशिश कर रही है। जियोंग उस रस्सी को काट देता है। फिर दुनिया भर के हाथ जियोंग के पैर के पास आ जाते हैं। धीरे धीरे करके उसके ऊपर चढ़ने लग जाते हैं सारे के सारे हाथ। जियोंग बुढ़े की तरफ देखता है। बुढ़ा एक खतरनाक सी स्मेल दे रहा होता है। वो सारे के सारे हाथ जियोंग को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, तो अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं इसका एक और चैप्टर लेकर आ गया हूँ। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। हम जियोंग को देखते हैं जिसका सर पर वो बुढ़ा तालिस्मान लगा रहा होता है। बुढ़ा मन में कहता है, ये पहले से ही एक दुष्ट आत्मा थी। ये हत्या के इरादे से किसी की जान लेना चाहती थी। उस गुड़िया को तोड़ देता है और मन में कहता है, नियंत्रण से बाहर आने के लिए बस एक समय की ही बात थी। सौभाग्य की बात है कि बुरी आत्मा उस लड़के में स्थापित हो गई है। मैंने मिशन पूरा कर लिया है और साथ में ही रुकावट से भी छुटकारा पा लिया। हम जियोंग को देखते हैं जो चुपचाप बैठा हुआ होता है, कुछ भी नहीं कह रहा होता है। हम उस टेबल को देखते हैं। वो आत्मा कहती है, बुढ़े, तू इस कठपुतली से मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। क्या ये वो लड़का है जिसने मुझे खोजा था? बच्चे, मैं तेरे दादाजी की जगह पर ही तेरा शरीर में कब्जा करूंगा। वो अपने मन में ही फंसा रहेगा जिंदगी भर के लिए। एक जंगल में आ गया होता है। जियोंग उस जंगल को देखते हुए कहता है, ये जगह कौन सी है? एक शांतिपूर्ण पर्वत। मुझे ये जगह अच्छी तरह से याद है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं रोज आता जाता था। मैं जाकर भी नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन किसी वजह से आज मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मुझे ये क्या हो रहा है? ये अजीब सा एहसास क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मैं कुछ भूल रहा हूँ। हम एक जगह पर आग लगती हुई देखते हैं। जियोंग घबरा जाता है, मन में कहता है, ये आग तो मेरे घर से उठ रही है लगता है। भागता है और कहता है, प्लीज प्लीज वो ना हुआ हो जो मैं सोच रहा हूँ। जियोंग चिल्लाकर कहता है, दादाजी की वही आधी बीच में से कटी हुई आधी लाश पड़ी हुई होती है। जियोंग अपने दादाजी को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, दादाजी उठ जाइए, दादाजी उठ जाइए दादाजी को कौन साला मार सकता है? और कहता है, नहीं, आप हमें नहीं छोड़ सकते। जियोंग कहता है, आखिरकार मैं समझ गया मेरे दादाजी का अस्तित्व किस प्रकार का था। अब जियोंग अपने दादाजी को पकड़ के रोने लग जाता है। वो फूट जियोंग के पीछे वही आत्मा आ जाती है और चुपचाप खड़ी हुई होती है। वो आत्मा कहती है, तो तू यही चाहता है? अपने हाथ से किसी तरह की पावर निकालता है और उसके जियोंग के सर में वही रोशनी जाने लगती है। जियोंग अपने दादाजी को देखता है और शॉक हो जाता है। उसका दादा कहता है, जियोंग इधर आओ और इसको बाहर निकालने में मेरी मदद करो। जियोंग अपने दादाजी को देखता है और थोड़ा शॉक हो रहा होता है और कहता है, दादाजी आप सचमुच में जिंदा हो? ये सब चल क्या रहा है? आत्मा की जो नीली कलर की पावर थी वो जियोंग की आंखों में आके रुक जाती है। जियोंग भाग कर जाता है और अपने दादाजी को गले लगा लेता है। उनका दादा कहता है, अरे बच्चे मुझे छोड़ो, मैं गिरने वाला हूँ, तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? जियोंग रोते हुए कहता है, दादाजी आप ऐसे ही रहिए, थोड़ी देर मुझे गले लगा लीजिए। रो रहा होता है, मन में कहता है, मैं अपने दादाजी को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। जिसको मरना चाहिए था वो साला अभी भी जिंदा है। वो आत्मा आ जाती है और हंस रही होती है और वो आत्मा कहती है, ये सही है, संजोए हुए अति खोई हुई अनमोल यादें और प्यार, तुम अपने दादाजी के साथ हमेशा ही रहोगे। ये आत्मा जियोंग को घूर घूर कर देख रही होती है और साथ में
हंस भी रही होती है और कहती है ताकि तुम अपने सपने से कभी ना जगो। फिर जियोंग एकदम से उस आत्मा को घूर कर देखने लग जाता है। ये देख कर तो उस आत्मा की भी आंखें बाहर आ गई होती हैं। ये कैसे हो सकता है। जियोंग फुल रफ्तार में आता है और उस आत्मा का एकदम मुंह पकड़ लेता है। वो आत्मा चिल्ला रही होती है बस, और कुछ भी नहीं। दोनों हाथों से बहुत टाइट करके उसका थोपड़ा पकड़ लेता है और कहता है मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तूने मुझे ये सब याद दिला दिया। फिर उस आत्मा का मुंह खूब जोर से दबाने लग जाता है और वो आत्मा फड़फड़ा रही होती है। ये नामुमकिन है, वो मुझे देख कैसे सकता है। बच्चे तू अपने दादाजी के साथ खेल रहा है। जियोंग हंसते हुए कहता है अबे मुझे लगता है तुझे कुछ गलतफहमी हो रही है। दाद किटकिटाता है और कहता है मेरी खुशी या बदला लेने की चाहत, इसी चक्कर में साले मैं तुझे बहुत अच्छी तरीके से देख सकता हूँ, वो भी अपने मन के अंदर भी। एक डरावना लुक दे रहा होता है, बहुत ज्यादा ही डरावनी हंसी हंसता है और उस आत्मा का मुंह और टाइट करके पकड़ने लग जाता है। वो आत्मा कहती है उसकी चेतना की गहराई में एक खतरनाक परिणामी की इच्छा, विशेष हत्या का एहसास, एक शुद्ध दुष्ट इरादा जिससे मृतकों की आत्मा भी नहीं बचती। जियोंग एक डरावनी हंसी हंस रहा होता है और उस आत्मा का मुंह और ज्यादा तेज दबाने लग जाता है। वो आत्मा दर्द में तड़प रही होती है और कहती है अबे ये हो कैसे सकता है। वो आत्मा दर्द में तड़प रही होती है और कहती है कुछ ऐसा जो एक जीवित व्यक्ति के पास हो सकता है, कोई चीज है जो उसकी हत्या के इरादे को बदल भी सकती है। भाई ये कौन सी चीज है समझ में नहीं आ रही मेरे, इससे बचूं तो बचूं कैसे। जियोंग का दादाजी भी वहां से मिटने लग जाता है लेकिन जियोंग उस आत्मा को नहीं छोड़ रहा होता है। वो आत्मा कहती है इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में विकसित हो जाओगे। फिर एकदम से वो आत्मा चिल्लाती है और जियोंग के हाथ से छूट जाती है, वहां से भागने लग जाती है। वो आत्मा अपनी जान बचाकर फुल तेजी में भाग रही होती है और जियोंग भी हंसी उठा लेता है और उस आत्मा के पीछे जाने लग जाता है। भाई मैंने पहले एक ऐसी आत्मा देखी जो इंसान से डर के भाग रही है, क्या आत्मा है। जब वो आत्मा अपने पीछे मुड़कर देखती है तो जियोंग अभी भी उसके पीछे ही भाग रहा होता है, वो भी हंसिया लेकर। वो आत्मा भागते हुए कहती है मुझे यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर भागना होगा। ये साला आदमी बहुत बड़ा पागल है, मुझे इसकी चेतना की गहराई में जितना हो सके उतना अंदर भागना होगा। मेरे पास इसके शरीर का एडवांटेज है क्योंकि मैं इसके शरीर में पहले ही प्रवेश कर चुका हूँ और जितना हो सके उतने ही अंदर उसकी चेतना में जाना होगा, वो भी सावधानी से। वो आत्मा भागते भागते एक बगीचे में आ जाती है। वो आत्मा कहती है एक फील्ड, क्या ये उसकी चेतना की गहराई में एक स्थित स्थान है। उस आत्मा के सामने एक गेट आ जाता है। वो आत्मा कहती है ये क्या, ये गेट। आत्मा कहती है इस दरवाजे पर सील लगी हुई है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़के की सारी यादें इस जगह बंद हो। वो आत्मा गेट के पास चली जाती है और मन में कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इस दरवाजे के अंदर जाना है और इसकी चेतना को बस अपने कब्जे में लेना है। आत्मा के आसपास एकदम काला गुप्त अंधेरा हो जाता है और साथ में वो गेट भी गायब हो जाता है। वो आत्मा कंफ्यूज भी होती है और साथ में घबरा भी रही होती है। आत्मा के पैरों के नीचे कुछ आ जाता है और उसके पैरों को लपेट रहा होता है। आत्मा पर नीचे देखती है पैरों के पास और बहुत ज्यादा घबरा गई होती है। क्या वो मुझे अपना गुलाम बनाना चाहता है। इसको रोक दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे गुलाम नहीं बना सकते, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे मत निगलो। जियोंग को देखते हैं जिसने अपना बहुत बड़ा मुंह खोल रखा होता है और उस आत्मा को पूरा का पूरा खा जाता है। वो अपनी चेतना से बाहर आ जाता है और एकदम से अपनी आंखें खोलता है। जियोंग बैठे बैठे ही अपना रोल और रिलीज कर रहा होता है। वो बुड्ढा इस चीज को महसूस कर लेता है और घबरा जाता है। बुड्ढा पीछे मुड़कर देखता है और दुनिया भर का घबरा रहा होता है। जियोंग अपने ऊपर तलिस्मान उतारता है, खड़ा हो जाता है और बुड्ढे को घूर घूर कर देख रहा होता है। जियोंग के पीछे एक शैडो बन रही होती है, वो भी काले कलर की, और इसे देखकर बुड्ढा घबरा रहा होता है, वो भी बहुत ज्यादा। जियोंग उस आत्मा को देखता है। फिर हम उस आत्मा का असली रूप देखते हैं जो एक बुद्धिस्ट होता है, वो भी डीमन वाला, और इस आत्मा का नाम होता है राक्षसी साधु। दोस्तों अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। बाय बाय।